हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अयोध्या में मिले बीजेपी के हार पर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा खुश होता हुआ नजर आया है दोस्तों, और ऐसा ऐसा बयान दे रहा आपको सुनवाएंगे। तो वहीं नतीजों के बाद राहुल गांधी, बीजेपी और अयोध्या पर वर्ल्ड मीडिया का सबसे बड़ा बयान। तो वहीं मोदी 3.0 से पहले ही एनडीए में मच गई बड़ी टेंशन दोस्तों। नीतीश कुमार को चाहिए इतने मंत्रालय, चिराग पासवान मांझी की भी मंत्री वाली शर्त बताएंगे सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन लोगों ने कर दी अलग ही मांग। तो वहीं इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने सभी अटकलों पर लगा दिया है विराम। बताएंगे चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कर दी इस्तीफे की मांग, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी पर बढ़ने लगा सियासी दबाव। क्या वाकई में ऐसा है? इसकी भी, इन अटकलों को भी आपके सामने क्लियर करेंगे दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और विपक्षियों को करारा जवाब जरूर लगेगा पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अयोध्या में बीजेपी को हार क्या मिल गई दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया खुश होता हुआ नजर आया है। प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बात कह दी है पाकिस्तानी मीडिया ने। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद इस बार सबसे अधिक चर्चा अयोध्या सीट की रही है, क्योंकि अयोध्या सीट राम मंदिर की राजनीति का केंद्र है। इस सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना जरूर करना पड़ा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया समेत दुनिया भर की मीडिया से रिएक्शन निकलकर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के एक ओपिनियन पोल में लिखा गया है कि चुनाव ने मोदी को आईना दिखा दिया है। लेख में कहा गया है कि जिन लोगों को डर था कि मोदी को एक और प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ है। भले ही मोदी को सत्ता से जाना अभी दूर है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले की तुलना में अब यह करीब दिख रहा है। एक दशक पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी के पश्चिमी समकक्ष उनका आदर सत्कार करते रहे हैं। आने वाले समय में मोदी भी का आक्रामक आचरण और रवैया शायद नहीं बदलेगा, लेकिन चुनाव में उनकी कम सीटें दिल्ली में आरएसएस की पकड़ के अंत की शुरुआत हो सकती है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बुरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट से बीजेपी हार रही है। ये वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर बीजेपी की सबसे प्रतिष्ठित परियोजना राम मंदिर है। ये कई लोगों के लिए बड़ा झटका है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि बीजेपी को कम सीटें मिली हैं और खास करके अयोध्या से बीजेपी हारी है। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। दोस्तों, उनका क्या रिएक्शन है, जस्ट हम आपको यही बता रहे हैं। तो वहीं अगर वर्ल्ड मीडिया की बात करें पाकिस्तान से अलग, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चारों तरफ फैली अजयता की आभा टूट गई है। मंगलवार को बीजेपी ने अपने सबसे पसंदीदा सीट अयोध्या को खो दिया है। ये उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी झटका। यानी कि दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या वाले मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी को झटका बता रहा है। ऐसे में आप लोगों का क्या जवाब होगा इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर दोस्तों। लेकिन हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने कुछ सीटें खो दी हैं दोस्तों। आखिर क्यों लोगों ने उन सीटों पर वोट नहीं दिया? क्या लगता है दोस्तों आपको? कारण अवश्य बताइएगा, ताकि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को फिर से रिकवर कर सके। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, इतना ही नहीं, चाइना तक ने बड़ा बयान दिया है। चाइना ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने में फेल रही है। ऐसे में पीएम के लिए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। हालांकि राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना आसान है, भारत चीन के बीच संबंधों में बहुत सुधार होने की संभावना है। मंगलवार रात वोटों की गिनती लगभग पूरी होने के करीब थी। आश्चर्यजनक रूप से पीएम मोदी के गठबंधन को मामूली अंतर से जीत मिली है। तो वहीं चीन के मीडिया ने बताया कि भारतीय चुनाव परिणाम के रुझानों ने वित्तीय बाजारों को डरा दिया है। उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर शेयरों में भारी गिरावट आई। तो वहीं कोई मीडिया कह रहा है कि मोदी अपनी चमक खो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या मोदी जी वाकई में चमक खो रहे हैं या फिर और अपने आप को उजागर कर रहे हैं? बताना मत भूलिएगा। और साथ में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बताते, जहां नीतीश कुमार को चाहिए 4 मंत्रालय, चिराग मांझी की भी मंत्री वाली शर्त। मोदी 3.0 से पहले ही एनडीए में मच गया टेंशन। जी हां दोस्तों, 2024 का जनादेश सामने आते ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन हो, बैठकों का दौर जारी है। इस बीच एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की डेट सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक 8 जून को नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में शामिल सियासी पार्टियों ने मंत्रालय को लेकर दावेदारी तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 4 मंत्री पद मांगे हैं। वहीं चिराग पासवान ने 2, जीतन राम मांझी ने 1 और टीडीपी ने भी 4 मंत्रालय की मांग रख दी है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की चर्चा को लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
यूपीएन के वरिष्ठ नेता नई सरकार के गठन को लेकर बैठक करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के पार्टी नेता चिराग पासवान इस बैठक में शामिल होंगे और इन नेताओं के अलावा बीजेपी और उनके अन्य सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बहुमत से दूर बीजेपी आखिर कैसे इन सहयोगियों को साधेगी, स्पेशली तब जब इन लोगों ने इतने बड़े बड़े मंत्रालय की मांग कर दी है। 4-2-1-4 यानी कुल 11 मंत्रालय की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जो सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है दोस्तों। उधर हंसल मेहता ने ले ली है चुटकी, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, यानी कि हंसल कुमार ने नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इसीलिए उनके कहने का मतलब है दोस्तों कि एनडीए को, बीजेपी को खास करके अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार को लालू की पार्टी का खुला ऑफर तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनाने को लेकर बता दिए हैं अपने इरादे। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शाम दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में लोजपा रामविलास पार्टी के चिराग पासवान समेत जेडीयू के कई नेता शामिल थे। इस बीच नीतीश कुमार को ऑफर भी मिलने शुरू हो गए हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कड़ा फैसला लें। सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए सीएम नीतीश साथ आए। उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करें। कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सरकार बनाने के सवाल पर कुछ ठोस जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पहले सभी गठबंधन के साथ, सारे दलों के साथ बात करूंगा, इसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। मगर आज तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने की बात कर दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, इंडिया गठबंधन को राम का आशीर्वाद मिला है, बीजेपी बहुमत से दूर चली गई है, जो सहयोगी है उन पर निर्भर है। हमें खुशी है कि हमारा जो प्रयास था उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। अब ऐसे में दोस्तों हमारा आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार इन ऑफर्स के बाद कहीं वाकई में कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, या फिर वो एक एम के साथ बीजेपी के साथ बने रहेंगे एनडीए गठबंधन में। जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा, जिन्होंने कांग्रेचुलेट नहीं किया है पीएम बनने को लेकर। तो वहीं आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां चंद्रबाबू नायडू ने सभी अटकलों पर लगा दिया है विराम। कहा, एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को सारे अटकलों पर ताला लगा दिया, सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए क्लियर कर दिया है कि मैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब सिर्फ और सिर्फ दारोमदार है तो सिर्फ नीतीश कुमार पर। अब देखते हैं नीतीश कुमार जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा करना वाकई में किसी नाजुक रस्सी पर भरोसा करने जैसा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कहा, हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले आखिरी मंत्री परिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। उन्होंने मंत्री परिषद के सहयोगियों संग बैठक में यह भी कहा है कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद दिया। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी जीत पर गदगद हुए इस देश के प्रधानमंत्री हिंदी में लिख कर दी बधाई। कहा, बधाई हो। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल जारी हुए चुनावी नतीजों के बाद 2024 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और इजराइल के बीच मित्रता नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहे, बधाई हो प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैं भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों के सफल आयोजन का स्वागत करता हूं। भारत के संसदीय चुनावों में लगातार तीसरी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भाजपा नीत एनडीए को बधाई। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के बढ़ते प्रभाव को अंडरलाइन किया है और इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया में हर कोई वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका के महत्व और प्रभाव को पहचानता है। तो वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी
बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी, जिसका आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उन्होंने क्या बधाई दी होगी। तो आपको बता दें, उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी उनको बधाई दी। उन्होंने लिखा कि एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। यानी कि दोस्तों, विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार पीएम बनने पर बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग पीएम मोदी को क्या कहते हुए बधाई देंगे? कांग्रेचुलेशन के अलावा दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भारी मात्रा में लिखिएगा। जिसका बधाई दोस्तों सबसे बेहतर होगा उसको हम पिन करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। तो वहीं इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाना चाहता है चाइना। भारत की बढ़ चुकी है मुश्किलें। जी हाँ, चीन ने अपनी नापाक चाल से भारत को परेशानी में डाल दिया है। एक बार फिर चीन ब्रिक्स के विस्तार की बात कर रहा है और इसमें बांग्लादेश को शामिल कराना चाहता है। चीन ने ब्रिक्स देशों में शामिल करने के लिए बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया है। बांग्लादेश के ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा की चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईडोंग ने तारीफ की है। चीन की तरह से ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने चीन का दौरा करने वाली हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक रशिया में होने वाली है। इसमें चीन और रूस की चाहत है कि ब्रिक्स का एक और विस्तार करके पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ बड़ा मंच तैयार किया जाए। भारत इस बात से चिंतित है कि ब्रिक्स के एक और विस्तार से समूह में चीन का प्रभाव अधिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत चाहता है कि अगले 5 वर्षों तक ब्रिक्स का विस्तार ना किया जाए। हाल ही में ब्रिक्स का विस्तार करके इसमें सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देशों को शामिल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के खिलाफ मालदीव कर रहा बहुत बड़ी साजिश। रक्षा मंत्री चीनी राजदूत से मिले। ये है असली कारण। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति ने शपथ लेने के बाद ही भारतीय सैनिकों को अपने देश से वापस भारत भेज दिया था। तब से लेकर भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव की स्थिति है। वहीं चीन भी मालदीव की इंटरनल पॉलिसी में हस्तक्षेप करता रहता है। बीच में तो ये भी खबर आई थी कि चीन अपने जासूसी जहाज को मालदीव में भेज रहा है। अब ये भी खबर है कि चीन और मालदीव मिलकर एक नया प्लान बना रहे हैं। इसको लेकर सोमवार को मालदीव ने चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मीटिंग भी की। इसमें रक्षा मंत्री घासन मोमून और मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिन ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा विभाग को लेकर बातचीत की है। तो दोस्तों, वही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की पेशकश कर दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जो झटका लगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा था। मैं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय देना चाहता हूं। मैं बीजेपी आला कमान से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें, ताकि मैं आगामी चुनावों के लिए पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीत सकी। वहीं उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना, बोले तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी 7 और 1 सीट क्रमशः जीत सके। राज्य की 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 30 सीटों पर जीत मिली है। जी हां दोस्तों, यही कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन पर इस्तीफे की पेशकश की है फडणवीस जी ने। क्या उनको वाकई में इस्तीफा देना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलेगा आप लोग। लेकिन वहीं आपको बता दें, फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश से योगी आदित्यनाथ जी पर भी बढ़ सकता है दबाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हासिल के बाद सीएम योगी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। एनडीए को केवल 36 सीट मिलने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोई योगी फैक्टर पर निशाना साध रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहा है। इस गहमा गहमी के बीच महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर भी दबाव बनेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी को लेकर भी फैसला हो सकता है। यूपी में ही योगी ही चुनाव करते नजर आए हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा रैलियां की हैं, 1 दर्जन से ज्यादा 13 रोड शो किए हैं। लेकिन इसके बाद भी नतीजा ऐसा आया जिसने सभी को चौंका दिया है। वाकई में दोस्तों हर किसी को चौंका दिया है। कोई नहीं समझ पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों और हुआ तो हुआ कैसे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता दोस्तों वाकई में मंथन करने की आवश्यकता है फिर एक बार की ऐसा क्यों हुआ, ताकि आगे अपने आप में सुधार किया
किया जा सके, जो भी आपकी राय हो। लेकिन दोस्तों हम आपकी निजी और जेन्युइन रिव्यू लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा इस बार प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई। उसका सबसे जेन्युइन कारण आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश तक में झटका लग गया। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। लेकिन इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।